हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लिए राजस्थान इतिहास और संस्कृति की बुक, जो कि बुक आती है क्लास 9th के लिए राजस्थान बोर्ड अजमेर के द्वारा चलाई जाती है राजस्थान की स्कूलों में। उसमें राजस्थान इस बुक के हमने 3 चैप्टर पहले के 3 वीडियो में पढ़े और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, जिसका जो है बारे में किसके राजस्थान में जनजातियों के आंदोलनों के बारे में, जिसमें पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का सर्वप्रथम मैर, मीणा व भील जनजातियों ने किया। उसमें आप पढ़ते हैं सबसे पहले मैर विद्रोह, जो कि हुआ था 1818 से 1824 के मध्य। मैरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मैरों द्वारा आबाद क्षेत्र भूभाग मेवाड़, मारवाड़ एवं अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मैरों पर इसका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यही मैरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। सन 1818 में अजमेर में अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर ने झांक अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते हैं के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मैरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मैरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करने हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मैरों के खिलाफ दंडनात्मक अभियान आरंभ किया। मैरों को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मैरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रक्रिया स्वरूप मैरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियां व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झांक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। यहाँ मैर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था। मैरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया था तथा सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मैर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मैरों पर आक्रमण किया, जिससे भारी जन धन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मैर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 ईस्वी में मैरों से संगठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। लंबे समय तक महत्वपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनकारी उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मैरों के समाज सुधार गतिविधियों का आरंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मैर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। उसके बाद आता है भील विद्रोह, जो आता है 1818 से लेकर 1860 के बीच। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यापी करते रहते थे तथा 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थानीय अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने से अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों को असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध
अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य की आंतरिक प्रशासन जेम्स टॉड ने अपने हाथ में ले लिया था तथा उससे भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। चौथा, 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देसी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित तथा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग हो जाने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा, भील अपनी पाल के समीप ही गांवों में रखवाली, चौकीदारी कर नामक कर तथा अपने क्षेत्रों में गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई यानी कि सुरक्षा नामक कर वसूल करते थे। जेम्स टॉड के ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे। यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फिर है 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो यह विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 ईस्वी के आरंभ से अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विरोधी भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु इसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस सफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया था। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व सियासत की संयुक्त सेना ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उदयपुर राज्य के भील विद्रोहों से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोहियों की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने के पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इस प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमुर, वारू, देवल एवं नंदूपालों के भीलों ने किया था। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इसके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य में भीलों ने कहीं भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 से बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिनमें अंग्रेज सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रण कर लिया था। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजनाएं तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की
सेना के गठन का निर्णय किया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सहायता पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकार कर प्रदान कर दी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोठड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। अंग्रेजों ने सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सकते थे। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इसी तरह माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व गरासिया विद्रोही हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवार जिले वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य के अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा गया तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया था। 1815 ईस्वी से 1855 ईस्वी के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबांस के भील विद्रोह हो गए थे। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु भेजा। सेनाओं ने गांवों में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोहों की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उत्तरियों की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोठड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्यवाही व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1866 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चलकारी व शेरगढ़ गांवों के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873 से 74 के दौरान इन गांवों में के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया था। उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सैलाना व झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का एक विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राज्य का प्रतिनिधि एवं लोनार रंगन अंग्रेजी प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना के बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़ियों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं को घरों को उजाड़ कर
सघन जंगलों व पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापति ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर ऋखवदेव के डेरे में डेरा डाल दिए थे। यहाँ लगभग 8,000 भीलों ने उन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिखलपाल का गोमेती मीना पीपली का खेमा एवं सतारंगी का जोयता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा ने के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं को से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने और भविष्य में भीलों को जन जागरण कार्यों में कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही भीलों को माफी देने में सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विद्रोही गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया था किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक प्राप्त सीमा का सुलझा लिया गया था किंतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज व धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। गोविंद गिरी डूंगरपुर में बेडसा नामक गांव के निवासी एवं जाति के से बंजारा थे। वे इसमें छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया तथा वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजीगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने धूनी स्थापित कर एवं निशान यानी ध्वज बनाकर आसपास के क्षेत्रों में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का आरंभ किया। फिर गोविंद गिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और उन्हें अपनी दिशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासक ने उन्हें पराधीन कर दिया है जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं उन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में बदलता जा रहा था। गोविंद गिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भक्त पंथ भीलों के में आध्यात्मिक अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंद गिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इन उपदेशकों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकाल जाने पर बाध्य करते लगे जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। सन 1908 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूत एवं ईडर राज्य में भीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पाल पट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक
समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती पोषण शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वास आए। वहां उसने धुनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण के मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की तथा उनकी रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए थे। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र में सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों की मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी की समानांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा व जागीरदारों द्वारा इनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। यह है चित्र जो कि है गोविंदगिरी महाराज का। फिर है बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। इडर, सूत, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिले में भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव महत्वपूर्ण संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया था। वह उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी एवं उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। यह है मानगढ़ धाम का चित्र। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन पानी व हथियार भी ला रहे थे। इस गतिविधियों ने सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व इडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों को मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयार कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेंजली राइफल्स की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानदंड की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थी एवं वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भुनना आरंभ कर दिया। भीलों ने भी भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों के आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेज के दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया था। इसके साथ गोविंदगिरी की पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया था। भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने उन्हें अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी
आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया तथा 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईड राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भेल उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ वह अन्य राज्यों में भीलों व गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोरियाली गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने में के कामदार के रूप में भी कार्य किया था। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ किया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाले आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वे उदयपुर राज्य के भीलों के अंतर्गत अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। इस उपदेश के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी आरंभ किया। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा दिए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विद्रोह करना था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों को झाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किए। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिससे तेजावत को भी उत्साहित किया तथा जब उसे बिजोलिया के नेताओं के समर्थन का आश्वासन मिल गया तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था। झाड़ोल का शासक सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया था एवं स्थिति को नियंत्रित करने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े को ने तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया था। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य के किसान एवं आदिवासी आंदोलनों के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया एवं तदनुसार भीलों जागीरदारी को सलाह दी गई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसके भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया था। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गिरासिया आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं
सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों व ग्रासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान थी। अतः सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ की उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गरासिया आदिवासियों के समाज सुधार के कार्य आरंभ किए, जिससे गरासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी प्रारंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व गरासियों की अनेक सभाएं की तथा उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान दिया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलनों को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलनों को समाप्त करने का प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता को से झुंझलाकर गिरासियों ने मुख्य गांवों सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव में 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्यवाही के अनेक गरासियों की जाने गई तथा फौज ने उनके घर, अनाज व पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। वह इसमें 11 आदिवासियों की जाने गई। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा तथा इस गांव की अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया था। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों व गरासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल अफसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एक ही आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलनों को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों को मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भागकर सातलपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व में आरंभ हुए सिरोही और आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील व गरासिया 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे।
राज्यों, जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इस क्रम में सैनिक कार्रवाई की एक श्रृंखला आरंभ की गई, जिससे ने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा, तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया। यहाँ उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसके कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनकारी कार्य नहीं करेंगे तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपए प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था, जब उन्होंने भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा उसे फरवरी 1947 में जेल में से रिहा किया गया। फिर है मीणा विद्रोह 1851 से लेकर 1860 के बीच में। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने की मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टॉड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया, जो उपयुक्त तथ्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत में समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकती थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों को के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820 से लेकर 21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र में मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विद्रोह अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवा रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्ति हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने में धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान प्रमुख तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्चे में कमी पर केंद्रित किया। प्रशासनिक सुधार के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेवाड़ के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। उसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोड, जहाजपुर व मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त भील, मीम पलटन एवं एकलिंग पलटन के सिपाही 2 तोपों सहित इन सेनाओं के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक एवं उदयपुर राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राजाओं के मीणाओं द्वारा सहायता न व समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया गया। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी
व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया तथा मीणा सपरिवार मनोहरगढ़ व देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों के तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5,000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायतार्थ पहुंच गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली। राज्य सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट वह हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे तथा जहाजपुर वह इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इन सेना के समस्त आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो रहे थे। भविष्य में मीणाओं का सामना उन करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी एवं मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास पुलिस थाने के स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 ईस्वी में देवली छावनी को नवगठित नियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से 1860 के दौरान 62वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा बटालियन के नाम से जाना जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली ने इन सेना का संगठन राजस्थान के आदिवासियों के प्रति अंग्रेज नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनकारी उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय व अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 के चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाढ़ोली व लुहारी गांवों का आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा तथा आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया तथा 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों से नियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।